गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में एडवांस क्वांटम की जो पहली क्लास हुई थी उसमें अपन लोगों ने स्केटरिंग वाला पार्ट स्टार्ट किया था और हमने डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। और हमने कैलकुलेट किया था डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। दिस क्वांटिटी, दिस इज डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, it is equal to 1 upon Ni Na और dns डिवाइड बाई डी ओमेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास Ni क्या है? नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे Na जो है वो तुम्हारे पास है एरियल डेंसिटी ऑफ टारगेट पार्टिकल्स। एरियल डेंसिटी ऑफ टारगेट पार्टिकल्स राइट। और देन यहाँ पे DNS नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। डिटेक्टर राइट। एंड देन डी ओमेगा is the solid angle which is subtended by detector window at the scattering center. Subtended by detector window to the scattering center. तो ये हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। इसकी यूनिट मैंने तुम्हें बताई थी, यूनिट इज यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया और उसको हमने बार्न में रिप्रेजेंट किया था। और वन बार्न इज इक्वल टू अपने पास आता है 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम वन बार्न कहते हैं। तो 5 बार्न 6 बार्न इस ऑर्डर की डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की यूनिट जो वैल्यू आती है वो आती है, उसको हम देखेंगे आगे। और इसके बाद हम आगे बात करें तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पार्टिकल है और यहाँ से प्रोजेक्ट, ये टारगेट पार्टिकल है, और यहाँ पे अपने पास कोई इंसिडेंट पार्टिकल है, ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। अब ये जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये जो टारगेट पार्टिकल है इसका कोई एक फील्ड होगा। इस टाइप का मैंने एक एरिया बना दिया, ठीक है।
सपोज इसका फील्ड है तो यहाँ तक है, इसका इफेक्ट है वो यहाँ तक है, ऐसे इस टाइप से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इधर से आ रहा है। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यहाँ से आ रहा होता तो ये इससे इस फील्ड के इफेक्ट में नहीं आता और ये सीधा यहाँ से निकल जाता, इसकी डायरेक्शन जो होती वो सीधी हो जाती। अगर ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो ये यहाँ पे इस एरिया में, इसके फील्ड के एरिया में आ गया और ये यहाँ से फिर ये डिफ्रेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है इस रेंज में तो यहाँ से आके ये डिफ्रेक्ट होगा, और अगर यहाँ पे इंसिडेंट, ये वाला एरिया मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है तो ये इधर आके ऐसे डिफ्रेक्ट हो सकता है, ऐसे डिफ्रेक्ट हो सकता है। तो अलग अलग थीटा और फाई पे जो ये पॉइंट्स हैं इस एरिया के, उससे डिफ्रेक्शन की जो डायरेक्शन होगी, स्कैटरिंग की जो डायरेक्शन होगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स जा सकते हैं। तो जो ये स्कैटर्ड पार्टिकल है वो फंक्शन थीटा और फाई के हैं। तो सिग्मा है डी सिग्मा, तो सिग्मा जो फंक्शन है वो थीटा और फाई का होगा और डी ओमेगा। समझ में आ रही बात? और ये जो एरिया में बात कर रहा था, ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। इस एरिया को मेजर करता है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, कि कोई पार्टिकल है उसका इफेक्ट कितने एरिया से उसका इफेक्ट है, यानी किस एरिया से ये पार्टिकल जाएगा तो इसका डिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग होगी, और वो स्कैटरिंग कौन सी डायरेक्शन में होगी। अगर इस एरिया से, इस इफेक्टिव एरिया से बाहर से पार्टिकल जाता है तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो ये जो इफेक्टिव एरिया है इसी के अंदर से अगर पार्टिकल जाएगा तो इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इस इफेक्टिव एरिया के बारे में बताएगा कि जो टारगेट है उसका फील्ड कैसा है और कितना इसको इस एरिया के अंदर में आने के बाद इसने कितना इसको डिफ्रेक्ट किया। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो वो इधर की तरफ डिफ्रेक्ट होगा, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ज़्यादा डिफ्रेक्ट होगा। और अलग अलग थीटा फाई पे अगर हम डिटेक्टर रखें, अलग अलग थीटा फाई पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल यहाँ पे बनेंगे, और जो पार्टिकल इस एरिया के अंदर से जाएगा वो स्कैटर्ड जरूर होगा, इस फील्ड के इफेक्ट में जरूर आएगा। तो बेसिकली इस एरिया को कैलकुलेट करने में हम इंटरेस्टेड है और इसी एरिया को डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बताता है। तो जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था ना कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की जो यूनिट होती है वो एरिया की यूनिट होती है, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बताता है, और ये वो एरिया होगा इंटरेक्शन, एरिया ऑफ इंटरेक्शन जिससे पार्टिकल डिफ्रैक्ट होता है, राइट। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ये जो स्कैटरिंग की प्रॉब्लम है ये बेसिकली हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल है और स्कैटर्ड पार्टिकल है। तो स्कैटर्ड पार्टिकल अगर यूँ कहें जो नॉर्मल स्कैटरिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास कोई पार्टिकल है और यहाँ पे कोई इंसिडेंट पार्टिकल है और ये पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर आ रहा है और इससे स्कैटर्ड हुआ, एक पार्टिकल इधर चला गया और दूसरा पार्टिकल इधर आ गया। ये एंगल मान लो कुछ है θ1 और ये θ2, अलग अलग डायरेक्शन में ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए और अलग अलग वेलोसिटी के साथ डिफ्लेक्ट हो गए। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट हम जिस लैब में करते हैं तो उसका जो लैब का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम लैब फ्रेम बोलते हैं। वो एक स्टेशनरी स्टेट होती है। लैब फ्रेम कैसी होती है? स्टेशनरी स्टेट होती है। फिर हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से 2 इक्वेशन मिलती है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से 1 इक्वेशन मिलती है, टोटल इक्वेशन तुम्हारे पास 3 है। यहाँ पे v1 प्राइम मान लो, v2 प्राइम मान लो, 2 वेलोसिटीज ये हो गई, 2 एंगल हो गए, 4 कोऑर्डिनेट हो गए, 3 इक्वेशन है। तो पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। तो लैब फ्रेम में काम करने से
हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को एनालाइज करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और हमारा अल्टीमेट एम यही होगा। उसके बाद में फिर हम कैलकुलेशन से, अभी तो हमने एक्सपेरिमेंटली डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसा सेटअप होता है, कैसे हम काम करते हैं, और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स है जो हमें डायरेक्ट ऑब्जर्व हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, उनकी टर्म में हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन लिखा। और ये ज्योमेट्री से, एक्सपेरिमेंट की ज्योमेट्री से ये डी ओमेगा हमें पता है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है, और थीटा जो हमें कितने एंगल पे डिटेक्टर है वो थीटा हमें पता है, और नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल कितने आ रहे हैं, डेंसिटी कितनी है टारगेट मटेरियल की, वो सारी चीजें हमें पता है, हम पहले से नोन है। और डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन उसकी टर्म में हम लिख पाए। तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमें इफेक्टिव एरिया की इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ से इंटरेक्शन पॉसिबल है। वो एरिया बेसिकली हमें बताता है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और वो एरिया अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमने नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बारे में हम पता लगा सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैलकुलेट करेंगे और अलग अलग थ्योरी का यूज करेंगे, और जो थ्योरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन कर पाएगी वही थ्योरी हमारे लिए बेस्ट होगी। तो बहुत सारे मेथड्स है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। अलग अलग एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल की अगर है तो कौन सी थ्योरी कौन सी कंडीशंस में सक्सेसफुल रहती है, उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये जान लेते हैं। सबको पता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होगा, ऐसा पॉइंट किसी भी रिजिड बॉडी में जो जिसके अबाउट टोटल मोमेंट बॉडी का जीरो हो, उस पॉइंट को हम कहेंगे उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लो तुम्हारे पास कोई m1 मास का पार्टिकल है, यहां पे तुम्हारे पास m2 मास का पार्टिकल है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो कुछ भी है, यहां पे मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो मैं इसको लिख देता हूं सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिन है, और यहाँ से इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, और m2 मास के पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है सपोज। और यहाँ से यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर है वो rcm वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का वेक्टर, इसको मैं r(c1) कह देता हूँ। सेंटर ऑफ, ये सेंटर ऑफ मास से यहाँ का वेक्टर है वो है r(c1), और ये वाला वेक्टर मान लेते हैं इधर की तरफ वो है r(c2) वेक्टर, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कैसे डिफाइन होता है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपने सिलेबस से ओरिएंटेड बात करने वाला हूँ। तो RCM कैसे डिफाइन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये डेफिनेशन है। और वो उसी कंसेप्ट से टोटल मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, इस कंसेप्ट से हम कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं, इसका जो मोमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट होता है, यानी यहां से ये पार्टिकल का मास m1, इसका पोजीशन वेक्टर r(c1),
ठीक है, तो M1 RC1 प्लस M2 RC2, तो M पोजीशन और ये मास, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है मोमेंट। तो M1 मास का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट है M1 RC1 प्लस M2 RC2, ये इज इक्वल टू होता है कितना, 0। ये इज इक्वल टू कितना होता है, 0। टोटल मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0। तो ये सेंटर ऑफ मास अगर है तो इसके अबाउट इसका मोमेंट प्लस इसका मोमेंट, ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और इसी कंसेप्ट का हम यूज कर लें तो RC1 है तुम्हारे पास, तो RC1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो ये RCM वेक्टर प्लस RCM बराबर R1 वेक्टर। ठीक है, तो यहां से मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो M1 RC1 तुम्हारे पास ये है, तो ये क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस RCM वेक्टर प्लस M2 इंटू R2 वेक्टर और माइनस RCM वेक्टर। ये जो तुम्हारे पास RC2 है वो क्या होगा, RCM प्लस RC2 बराबर R2 और R2 माइनस RCM बराबर RC2 वेक्टर हो गया। और ये इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, M1 R1 वेक्टर माइनस M1 इंटू RCM वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर और माइनस M2 इंटू RCM वेक्टर बराबर 0। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, RCM कॉमन और M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म माइनस की है, ये माइनस की है, उधर जाके प्लस की हो जाएगी, RCM इसमें से कॉमन ले लिया, तो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, और यहां से तुम्हारे पास RCM आएगा, वो ये निकल करके आएगा। RCM क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब हम सेंटर ऑफ मास RCM कैलकुलेट कर लिए, VCM कैलकुलेट करें। VCM तो वो क्या होगा, M1 और R1 था तो dR1 अपॉन dt dV1 V1 M1 V1 प्लस M2 V2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2 आई जाएगा। कुछ नहीं किया, जो RCM वाली इक्वेशन थी उसको d बाई dt कर दिया, मास तो कांस्टेंट है, dR1 अपॉन dt को V1 लिख दिया, dR2 अपॉन dt को V2 लिख दिया, RCM डिवाइड बाई dt को VCM लिख दिया, और बाकी चीजें वैसी की वैसी। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी है। ओके, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी दो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी। अब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये क्या होती है, तो ऐसी रेफरेंस फ्रेम जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे हो, वह रेफरेंस फ्रेम जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे हो। तो सेंटर ऑफ मास जहां जहां जाएगा ओरिजिन उसके साथ चलेगा, तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे हुआ, और सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे है तो सेंटर ऑफ मास की उस फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 0 है, और पोजीशन 0 है तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी भी 0 है। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में से वेलोसिटी 0 है सेंटर ऑफ मास की, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर 0 है तो वो 0 मोमेंटम फ्रेम होगी, उसका मोमेंटम भी कितना होगा, 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऐसी रेफरेंस फ्रेम, ए रेफरेंस फ्रेम
whose origin is at the center of mass of the system. ऐसी रेफरेंस फ्रेम जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे स्थित हो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे लाई करे, ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास फ्रेम. और सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज ऑल्सो नोन एज जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेंटर ऑफ मास फ्रेम is also known as zero momentum frame of reference. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम को जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम बोलते हैं. और अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो यहाँ पे हम देखें, ये मेरा लेब फ्रेम है, ये लेब फ्रेम है, ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास एक m1 मास का पार्टिकल है और यहाँ पे मान लो m2 मास का पार्टिकल है, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास अगर मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन, ये लेब फ्रेम का ओरिजिन है, इसको हम कहेंगे लेब फ्रेम. और ये वही फ्रेम होती है जिसको हम स्टेशनरी फ्रेम भी मानते हैं. तो लेब फ्रेम, लेब में, जिस लेब में हम स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस लेब में हमने अपने XYZ एक्सिस बना रखे हैं, तो वो मेरी लेब फ्रेम होगी, ठीक है. और यहाँ पे जो एक्सिस बनेगी, ये डिफरेंट एक्सिस है. तो ये सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया? ओरिजिन पे आ गया. तो ये तुम्हारे पास जो फ्रेम होगी वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है. ओके. और हम किसी एक पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं, ज्यादा का डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम मेरे पास है, और कोई पार्टिकल है इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, एक पार्टिकल है. सिस्टम यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल का सिस्टम है, ये ध्यान रखना. उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और मैं किसी एक पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और लेबोरेटरी फ्रेम में भी कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ठीक है. अब यहाँ से इस पार्टिकल का ये सेंटर ऑफ मास का यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो तो RCM होगा, सीधा सीधा. ये वेक्टर कौन सा होगा? RCM वेक्टर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का पोजीशन वेक्टर. इस ओरिजिन से, ले फ्रेम के ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास फ्रेम का पोजीशन वेक्टर है ये. और इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको मैं VCM कह देता हूँ. इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है VCM. ये वेलोसिटी है VCM. VCM इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है? VCM. और इसको मैं थोड़ा सा और मोर प्रिसाइसली बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट ले लिया P, और यहाँ से ये वेक्टर बनाया, और ये वेलोसिटी है वो VCM है, राइट. ओके. और इस पॉइंट की यहां से लेब फ्रेम से वेलोसिटी देखें तो ये है V लेब.
ये VL ही लिख देता हूं मैं। VL का मतलब वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू लेब फ्रेम, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम की पोजीशन वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर ले लेता हूं मैं VCM, VCM वेक्टर यानी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अब ये पार्टिकल्स अगर मूव होंगे इधर उधर तो इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है और इस पॉइंट की वेलोसिटी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में VL है, VL वेक्टर ले फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी है वो VCM वेक्टर है। अब यहां से मैं ट्रायंगल रूल लगाऊं तो ये VCM वेक्टर, VCM वेक्टर प्लस और VC वेक्टर लिखो इसको, केवल CM नहीं होगा, VC वेक्टर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी VC, तो ये यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा VC वेक्टर यानी पॉइंट की सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, पॉइंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू लेब फ्रेम, और दिस इज इक्वल टू कितना वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लेब फ्रेम। ऐसे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसी फ्रेम जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे हो, ऐसी फ्रेम को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और सेंटर ऑफ मास की, चूंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ओरिजिन सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 होगी, तो इसको जीरो मोमेंटम फ्रेम भी हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जीरो मोमेंटम फ्रेम। और यहाँ पे वेक्टर रूल से हम निकालें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम की या सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पार्टिकल की जो वेलोसिटी, पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, वो लेब फ्रेम में अगर हमें वेलोसिटी पता है और माइनस सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी अगर हमें पता है तो इसके बराबर होगी। ये रूल हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अगर पोजीशन वेक्टर की निकालें तो यहाँ पे RCM हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर, ये RCM इसका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर RC है ना। अगर पोजीशन वेक्टर की टर्म में बात करें तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ठीक। और यहाँ पे कोई पॉइंट है P और इसका पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में RC वेक्टर है। ओके, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। और यहाँ से अगर मैं लेब फ्रेम अपनी बनाऊं तो ये वेक्टर होगा वो RCM वेक्टर होगा, कैपिटल RCM वेक्टर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का पोजीशन वेक्टर। और इन दोनों को मिलाऊं ये वाला वेक्टर तो ये होगा RL वेक्टर, लेब फ्रेम के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन, RL वेक्टर हो जाएगा, RL वेक्टर। तो यहां से पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन पोजीशन, पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी लिख सकते हैं RCM प्लस RC, RCM वेक्टर प्लस RC वेक्टर बराबर RL वेक्टर, ऐसा। तो यहां से RC वेक्टर बराबर RL वेक्टर माइनस RCM वेक्टर, ऐसा आ जाता। और अगर इसका डेरिवेटिव करते विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये है, ठीक है। तो इन इक्वेशंस का हम यूज कर सकते हैं अगर मान लो मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है और लेब फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, लेबोरेटरी के रेस्पेक्ट में पॉइंट की वेलोसिटी पता है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, वो इतनी होगी। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और VCM मुझे पता ही है, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, अब हम एक स्कैटरिंग प्रॉब्लम देखते हैं। लेबोरेटरी फ्रेम में स्कैटरिंग की एक इवेंट देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक M1 मास का पार्टिकल है लेब फ्रेम में, ठीक है, इन लेब फ्रेम, या ये लिखो कंसीडर M1 mass particle of mass M1 consider in lab frame a particle of mass M1 moving with speed v1l in x direction. Scattered with a particle of mass M2 particle of mass M2 of velocity particle of mass M2 in rest in, मान लो दूसरे वाला जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है सपोज, आफ्टर स्कैटरिंग M1 mass particle moves with speed या velocity v1l prime in theta 1l direction, and M2 mass particle is moving with v2l prime velocity in theta 2l direction as shown in figure. तो बिफोर स्कैटरिंग लेब फ्रेम में, इन लेब फ्रेम बिफोर स्कैटरिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखो इन लेब फ्रेम यहां पे मैं बात कर रहा हूं बिफोर स्कैटरिंग की। तो ये M2 मास का पार्टिकल है और इसकी जो V2L ये है वो 0 है, और यहाँ पे M1 मास का पार्टिकल है और ये V1L वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आफ्टर स्कैटरिंग ये इनिशियल डायरेक्शन थी और इस इनिशियल डायरेक्शन के साथ ये M1 मास का जो पार्टिकल है वो थीटा 1L एंगल की तरफ स्कैटर्ड हो गया, और इधर की तरफ ये M2 मास का पार्टिकल है, वो
ये इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने बताई थी v1l प्राइम, और इसकी जो वेलोसिटी है इधर की तरफ वो हो गई v2l प्राइम, m2 मास के पार्टिकल की। और ये जो एंगल है वो थीटा 2l एंगल पे। तो ये बिफोर स्कैटरिंग है, और ये आफ्टर स्कैटरिंग है। तो दो कंडीशन, बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग, लेब फ्रेम में तुम्हारे पास ऐसी है। इसी को अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखें, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसी को अगर हम देखें तो कैसे दिखाई देगी ये इवेंट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर स्कैटरिंग तो बेसिकली यहाँ पे जो m2 मास का जो पार्टिकल था, m2 मास का पार्टिकल, यहाँ पे m1 मास का पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल है इधर लेब फ्रेम में जो मूवमेंट था इसका v1l वेलोसिटी से था और ये रेस्ट में था। लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब ये है कि ये जो स्कैटरिंग होगी वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही होगी। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो रेस्ट में था सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे तो ये इधर किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये इधर किसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो m1 मास का पार्टिकल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की तरफ आएगा, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की तरफ v1c वेलोसिटी से मूव करेगा। और ये जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की तरफ v2c वेलोसिटी से मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे आके ये कोलिजन करेंगे, ठीक है। ये बिफोर स्कैटरिंग है ये सिचुएशन, और सेंटर ऑफ मास पे ये स्कैटरिंग होगी और फिर ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर में घूम जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से ये डायरेक्शन थी इनिशियल डायरेक्शन, और ये सेंटर ऑफ मास है। तो ये m2 मास का पार्टिकल इधर से आया और ये यहाँ से स्कैटर्ड इधर चला गया। तो m2 मास का पार्टिकल इधर की तरफ चला जाएगा और m1 मास का पार्टिकल इधर से इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो एंगल होगा वो थीटा सी, सेम एंगल यहाँ पे थीटा सी होने वाला है। और यहाँ पे तुम्हारे पास ये पार्टिकल था m2 और इसकी जो स्पीड होगी वो v2c प्राइम, ऐसे लिख दिया। और ये पार्टिकल m1 मास का पार्टिकल इस डायरेक्शन में v1c प्राइम स्पीड से चल दिया। अब चूंकि ये जीरो मोमेंटम फ्रेम है, ये ध्यान रखना है, तो ये एंगल तुम्हारे पास क्या होगा थीटा1c। तो हमने ये कह दिया कि ये वेलोसिटीज है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद लेब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैंने तुम्हें बताया बिफोर स्कैटरिंग ये वाली सिचुएशन रहेगी, आफ्टर स्कैटरिंग थीटा सी एंगल पे m1 मास का पार्टिकल इधर से आते हुए इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यहाँ से आते हुए इस डायरेक्शन में चला जाएगा। m2 मास का पार्टिकल इस डायरेक्शन में आते हुए इधर से चला जाएगा और इस एंगल से इनिशियल डायरेक्शन के साथ ये थीटा सी एंगल बनाएगा। यहाँ पे तुम देखोगे p इनिशियल कितना होगा 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम जीरो मोमेंटम फ्रेम है, यानी m2v2c का मैग्नीट्यूड m1v1c के बराबर होगा, यानी p1c इज इक्वल टू p1 इज इक्वल टू p2, p1c इज इक्वल टू p2c होगा, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। ऐसे ही आफ्टर स्कैटरिंग p1 प्राइम c इज इक्वल टू p2 प्राइम c होगा, और ये कंडीशन तब होगी जब v1c इज इक्वल टू v2c हो
और V1 प्राइम सी इज इक्वल टू V2 प्राइम सी हो। इसको हम देखेंगे आगे। तो लिखो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखो इसके अंदर में इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम बिफोर स्कैटरिंग बिफोर स्कैटरिंग M1 mass particle M1 is moving with V1C towards AM and M2 is also M2 is moving with V2C towards CM. ठीक है, and after scattering M1 is moving with V1C prime in theta C direction and M2 is moving with V2C prime in theta C direction as shown इन फिगर। तो इस फिगर में हमने सारी सिचुएशंस बता रखी है। तो अब लेब VCM सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी देखें बिफोर स्कैटरिंग। लेब फ्रेम बिफोर स्कैटरिंग सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी क्या होगी? तो VCM इज इक्वल टू हमें पता है। VCM कितना होता है? VCM बराबर मुझे पता है M1 दो पार्टिकल है V1 L प्लस M2 V2 L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब हमें पता है V2L हमने कितना ले रखा है 0, तो VCM कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा अपने पास M1 V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये VCM आ गया। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में V1C और V2C हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि VCM मुझे पता है और लेब फ्रेम में वेलोसिटी मुझे पता है, क्योंकि ये तो मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं। तो मुझे पता है पार्टिकल को, किस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को मैंने किस डायरेक्शन में भेजा है, किस स्पीड के साथ भेजा है। एनर्जी मैं खुद कंट्रोल करूंगा। ओके, तो ये अगर हमें पता है, VCM हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बिफोर स्कैटरिंग पहले पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी V1C थी, दूसरे पार्टिकल की V2C, और लेब फ्रेम में वेलोसिटी पहले पार्टिकल की V1L थी और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी। तो उसका यूज करते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी थी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वो क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो मैंने वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी है ये रही, VC इज इक्वल टू VL माइनस VCM। इसको ध्यान में रखें, और यहां से मैं लिखता हूं बिफोर स्कैटरिंग VC1
इज इक्वल टू वी सी एम माइनस वी सी एम आएगा V1L माइनस VCM, ये V1C था, V1C और VCM ऐसा, और VCM हमारे पास ये है, तो V1C इज इक्वल टू V1L कितना था, V1L ही था माइनस, और VCM की जगह कितना आ जाएगा, M1 V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे V1C को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी M1 V1L, एलसीएम ले लिया M1 प्लस M2, और यहाँ से आ जाएगा M1 V1L प्लस M2 V1L और माइनस M1 V1L, ये इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, और V1C बराबर ये आ जाएगा M2 V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। पहले पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगी, वो V1C, लेब फ्रेम के पैरामीटर्स हमें पता है, मासेस हमें पता है, हम आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यूज करके निकाल सकते हैं। इन द सेम वे बिफोर स्कैटरिंग V2C इज इक्वल टू हाउ मच, V2L और माइनस VCM, और V2L तो मुझे पता है कितना है 0, तो V2C सीधा सीधा लिख देता हूं, माइनस का VCM की वैल्यू M1 V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये V2C आ गया। बिफोर स्कैटरिंग पहले पार्टिकल की वेलोसिटी और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हमने निकाल दी है, ओके। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर स्कैटरिंग देखते हैं। आफ्टर स्कैटरिंग वेलोसिटी निकालने से पहले हम यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, लेब फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये दोनों, थोड़ा सा मैं इसको आई थिंक विजिबल होगा, इस टाइप से कर दिया। यहां से तुम देख सकते हो कि ये बिफोर कोलिजन ये है, आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है, इसमें लेब फ्रेम में, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है और आफ्टर कोलिजन ये वाली सिचुएशन है। इसको एक बार देख लें, इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मोमेंटम हम देखें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर दें तो देखो क्या आएगा। वेलोसिटी के आफ्टर स्कैटरिंग हम बात करें तो वेलोसिटी के कंपोनेंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास V1L प्राइम कोस थीटा L1 ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, और इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी V2L प्राइम साइन थीटा 2L, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, V1 प्राइम कोस थीटा सी, और यहाँ पे कोस थीटा सी, इधर साइन नीचे साइन। एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स अगर मैं लिख वेलोसिटी के, तो वो क्या आ जाएंगे, देखो ध्यान से, इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। हमने यहाँ पे VCM निकाला बिफोर स्कैटरिंग, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी पहले पार्टिकल की क्या होगी,
और दूसरे पार्टिकल की क्या हो गई। इनको इक्वेशन में नाम दे दो और इनको इक्वेशन नाम दे देते हैं अपन। VCM वाली को इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दें। ये इक्वेशंस हमने यूज कर ली। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। पार्टिकल 1 के लिए और पार्टिकल 1 यानी पार्टिकल ऑफ मास m1 और पार्टिकल ऑफ मास m1, उसके लिए अगर मैं कहूं तो v1 l प्राइम आफ्टर स्कैटरिंग v1c प्राइम प्लस vcm, ये हमारे पास फॉर्मूला था वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। आफ्टर कोलिजन भी यहाँ पे केवल प्राइम लग जाएगा और यहाँ से हम x और y डायरेक्शन के कंपोनेंट देखे तो v1l प्राइम, इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों होंगे। तो ये इसका v1l प्राइम का x कंपोनेंट कितना होगा वो बताओ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v1l और कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, v1l x प्राइम आई केप ऐसे लिख सकता हूं, प्लस v1 ly प्राइम जे केप ऐसे लिख दिया। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया x डायरेक्शन और y डायरेक्शन का, इज इक्वल टू v1 प्राइम c कितना होगा, तो ये आ जाएगा v1 c x प्राइम आई केप प्लस v1 c y प्राइम जे केप और प्लस VCM। VCM तो तुम्हारे पास कौन सी डायरेक्शन में होगा, VCM हमने लिखा हुआ है, तो वो VCM देखो ध्यान से, VCM x आई केप और VCM y जे केप। VCM का केवल कंपोनेंट तुम्हारे पास हम x डायरेक्शन में ही मान रहे हैं। पहला पार्टिकल x डायरेक्शन में v1l वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी v1c होगा, ये जो VCM होगा, VCM की जो वैल्यू होगी वो कितनी आई है, VCM की वैल्यू तुम देख रहे हो v1l की डायरेक्शन में VCM है और v1l किस डायरेक्शन में है, केवल x डायरेक्शन में, तो VCM केवल x डायरेक्शन में होगा और VCM का y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना होगा, 0। तो ये टर्म कितनी होगी, 0 होगी। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ आई केप एंड जे केप, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ आई केप एंड जे केप। तो आई केप का कोफिशिएंट यानी v1 lx प्राइम, v1 lx प्राइम ये कितना आ जाएगा, VCMx और प्लस v1c x प्राइम। अब यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि आई केप के कंपोनेंट को हमने कंपेयर कर दिया। जे केप के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो v1 ly प्राइम बराबर VCMy 0 होगा, VCMy 0 होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, VCy प्राइम v1c y प्राइम के बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। v1 lx ये किसके बराबर होगा, तो ये तुम्हारे पास यहां से एक बार देखते हैं, v1 l प्राइम x, v1 l प्राइम इधर है, इसका x कंपोनेंट तुम्हारे पास आएगा इधर की तरफ, तो cos थीटा 1l, तो इसको तुम लिखोगे v1 l प्राइम cos थीटा 1l, v1 l प्राइम cos थीटा 1l, इसी को ध्यान में रखना है।
और आगे का काम करेंगे। देखो V1 एक्स एल प्राइम को क्या लिखेंगे, V1 एल प्राइम कोस थीटा 1L बराबर V1C एक्स। V1C क्या होगा, V1C पहले वाला पार्टिकल इधर से जा रहा था, इधर गया थीटा सी एंगल पे, तो ये आ जाएगा V1C प्राइम, V1C प्राइम कोस थीटा सी और प्लस VCM एक्स। और VCM एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है वो हम लिख देंगे, यहां से देखो VCM एक्स की वैल्यू, या VCM ही लिख देता हूं मैं, VCM एक्स, ये ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा पार्ट जो यहां पे आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास V1L वाई प्राइम कितना आएगा, वो साइन थीटा 1L, और ये बराबर कितना आ जाएगा V1C वाई प्राइम, तो ये आ जाएगा V1C प्राइम साइन थीटा सी, ऐसा। ये इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास दो। और यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, यहां से इस इक्वेशन को क्या कितने तक नाम दे दिया था हम लोगों ने, 5 तक ये हो गई थी, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 6, इसको कह देता हूं 7, ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 9 और ये हो गई 10। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस हो गई। और यहां से हम भाग लगा दे 10 डिवाइड बाई 9, क्या मिलेगा देखो, 10 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 10 थीटा सी, V1C प्राइम ये है तुम्हारे पास, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 10 थीटा सी बराबर कितना बचेगा, इधर तुम्हारे पास आएगा V1L प्राइम कोस थीटा 1L और माइनस V1 VCM एक्स डिवाइड बाई, यहां से आ जाएगा V1L प्राइम साइन थीटा 1L, V1L प्राइम कोस वाले में साइन वाले, ये इसका भाग लगेगा, सॉरी पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, V1L प्राइम और साइन थीटा 1L, साइन थीटा 1L डिवाइड बाई, और ये आ जाएगा V1L प्राइम कोस थीटा 1L और माइनस का VCM एक्स, ये। और इसको सोल्व करें तो कितना आएगा देखो, tan थीटा सी, बहुत सिंपल है, tan थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से V1L प्राइम का पहले भाग लगा दें तो ये आ जाएगा साइन थीटा 1L डिवाइड बाई, कितना आ जाएगा, V1L प्राइम से ये कट जाएगा कोस थीटा 1L माइनस VCM एक्स और डिवाइड बाई V1L प्राइम। चलो वैल्यू रखते हैं, यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, tan थीटा सी इक्वल टू साइन थीटा 1L, ओह सॉरी मुझे तो इसकी टर्म में निकालना था, देखो भाई यहाँ पे हमें थीटा सी की टर्म में निकालना है, ओके, tan थीटा L थीटा 1L निकालना है, tan थीटा 1L निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें इसका भाग लगा देंगे, 10 में इसका भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोबारा से देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, ओके। सो यहाँ पे अगर भाग लगाएंगे तो ये V1L प्राइम साइन थीटा 1L और इसमें इसका भाग लगाएंगे तो V1L प्राइम से V1L प्राइम कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा 1L बराबर ये आ जाएगा। और फिर इसमें भाग लगाएंगे V1C प्राइम साइन थीटा सी, साइन
थीटा सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, V1 C प्राइम कोस थीटा सी प्लस VCMX। यस, अब यहाँ से टेन थीटा 1L, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, V1 C, सॉरी V1 C प्राइम का भाग लगा देंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा सी डिवाइड बाई कोस थीटा सी और प्लस VCMX डिवाइड बाई V1 C प्राइम। और अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा टेन थीटा 1L बराबर, यहां से देखेंगे तो ये साइन थीटा सी ऊपर आ जाएगा, थीटा सी डिवाइड बाई कोस थीटा सी और प्लस VCMX, ये कितना था, M1 V1L, M1 V1L और x डायरेक्शन में ही था ये, अपॉन M1 प्लस M2 और डिवाइड बाई V1 C प्राइम, V1 C प्राइम हमने निकाला हुआ है, V1 C प्राइम, V1 C प्राइम कितना हो जाएगा, अच्छा V1 C प्राइम ही रहने देता हूं इसको, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा VCM डिवाइड बाई V1 C प्राइम, ऐसा, ठीक है। तो यहां तक इसको सोल्व करें, इसके बाद आगे देखते हैं, नोट कर लो एक बार इसको। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नोट करें जल्दी से। इसके बाद देखें, यहां तक हमने कर लिया। अब इस VCM की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, यहां से मेरे पास आएगा टेन थीटा 1L इज इक्वल टू साइन थीटा सी डिवाइड बाई कोस थीटा सी एंड देन प्लस VCM की जगह कितना, M1 अपॉन M1 प्लस M2 और यहाँ पे तुम्हारे पास V1L डिवाइड बाई V1 प्राइम C, ये बनेगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, हमारे पास V1L कितना था,
V1L, ये मेरे पास कितना था, मैंने निकाला था V1L, V1C हमने निकाला था। V1C मेरे पास कितना है, M2 V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। देखना ध्यान से, V1C M2 V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और अगर मैं P1C निकालूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो वो कितना हो जाएगा, M1 V1C, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1 M2 इंटू V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और हमें पता है टू बॉडी प्रॉब्लम में M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इस पे डिस्कशन करेंगे रिड्यूस मास पे, बट फॉर द टाइमिंग ये रिड्यूस मास है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1C, P1C इज इक्वल टू म्यू रिड्यूस मास इंटू V1L। और V2C ये कितना आया था, ये भी याद है हमें, वो था M1 माइनस का, और V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और अगर मैं यहाँ से P2C कैलकुलेट करूं, P2C ये कितना हो जाएगा, M2 इंटू V2C, और इसकी वैल्यू M1 M2 माइनस का M1 M2 इंटू V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और यहाँ से तुम देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का म्यू टाइम्स V1L P2C। तो P1C और P2C मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम जीरो मोमेंटम फ्रेम होती है, पता चल गया। जीरो रिजल्टेंट इनिशियल मोमेंटम कितना बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम कितना होगा, ये प्लस ये दोनों को जोड़ोगे जीरो। ओके, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, लिख लो इसको, फ्रॉम अबाउ इक्वेशन इट इज क्लियर दैट बिफोर कोलिजन total momentum in center of mass frame is 0. From this equation it is clear that the total momentum in the center of mass frame is before collision is 0. Total momentum in the center of mass frame before collision is 0. Okay, तो ये हमें पता चल रहा है। अब देखो ध्यान से कि अगर हम इलास्टिक स्केटरिंग लेके चल रहे हैं, इफ स्केटरिंग इज इलास्टिक, स्केटरिंग इज इलास्टिक, तो इलास्टिक स्केटरिंग है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में P² CM, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मोमेंटम डिवाइड बाई 2m, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी है ये, ठीक है, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी, तो PCM प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ये 2m और m को मैं रिड्यूस मास की टर्म में लिख देता हूं 2 म्यू, ये बराबर होनी चाहिए। और ये बराबर तब होगी, यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, V1C इज इक्वल टू V1 प्राइम C, ये वेलोसिटी बराबर होगी। और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, V1C V1 प्राइम C के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बिफोर मोमेंटम बिफोर स्केटरिंग और आफ्टर स्केटरिंग मोमेंटम सेम है, तो रिड्यूस मास तो बदलेगा नहीं पार्टिकल का, तो बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन उतना ही मोमेंटम होगा, यानी P1 प्राइम C की वैल्यू म्यू इंटू V1L प्राइम, और P2C प्राइम की वैल्यू म्यू इंटू V1L प्राइम ही होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पहले मोमेंटम वेलोसिटी V1C थी, बाद में V1C प्राइम हो गई, दोनों बराबर होगी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर, बिफोर स्केटरिंग एंड आफ्टर स्केटरिंग। यदि
स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग है तो, और इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब बिफोर स्कैटरिंग एनर्जी जितनी है, आफ्टर स्कैटरिंग भी पार्टिकल्स की एनर्जी उतनी ही रहनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। ओके, और जब ये कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से V1C की वैल्यू रख देंगे, V1C प्राइम इज इक्वल टू V1C, तो यहाँ से तुम्हारे पास टेन थीटा 1L, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो टेन साइन थीटा सी, साइन थीटा सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा कोस थीटा सी, और प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2, और V1C कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा V1L डिवाइड बाई V1C, V1L डिवाइड बाई V1C, और V1C की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा सी डिवाइड बाई कोस थीटा सी प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, और V1L डिवाइड बाई, बताओ भाई V1C की वैल्यू कितनी आ रही है, तो V1C हमने कैलकुलेट किया होगा कहीं पे, ये रहा V1C, M2 V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M2 V1L, M2 V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और ये हमने कर दिया, तो M1 प्लस M2 से ये M1 प्लस M2 कट जाएगा, V1L से V1L कट जाएगा, और ये तुम्हारे पास टेन थीटा 1L, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा सी, साइन थीटा सी डिवाइड बाई कोस थीटा सी प्लस M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, और इसको हम कह देते हैं गामा, गामा इज इक्वल टू से M1 अपॉन M2। तो यहाँ से तुम्हारे पास टेन थीटा 1L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा सी डिवाइड बाई कोस थीटा सी प्लस गामा। ओके, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, दूसरे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा 2L, टेन थीटा 2L, देखना ध्यान से, टेन सिमिलरली टेन थीटा 2L बराबर, ये आ जाएगा साइन थीटा सी, एंगल तो इतना ही है, और ये कोस वाला तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई माइनस थीटा सी, कोस पाई माइनस थीटा सी और प्लस गामा। कैसे आएगा देखो, टेन थीटा 2L हमें देखना है, तो टेन थीटा 2L के लिए ये हमारे पास ये इस टाइप की स्कैटरिंग होगी, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था ऐसे आएगा, और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था ऐसे आएगा, ये थीटा सी, ये थीटा सी। ओके, और हमने जो ये कोस थीटा सी ले रखा है वो ये वाली डायरेक्शन के अलोंग ले रखा है, इस डायरेक्शन के अलोंग, तो इनिशियल डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन के अलोंग, तो इधर तो आ जाएगा कोस थीटा सी, ठीक है। और इस पार्टिकल के लिए हम देखेंगे M2 मास के पार्टिकल के लिए, ये M2 मास का पार्टिकल है, ये M1 मास का पार्टिकल है। ओके, तो M2 मास का पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये पार्टिकल इस इनिशियल डायरेक्शन ये है और फाइनल डायरेक्शन ये है, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा इनिशियल ये और ये, इसके बीच का एंगल ये, तो ये टोटल एंगल तुम्हारे पास पाई है, इस पाई में से थीटा सी घटा देंगे
तो ये तुम्हारे पास आएगा कोस पाई माइनस थीटा सी। इसको ध्यान में रखना है स्पेशली, ठीक है। इधर इनिशियल डायरेक्शन के साथ m1 मास के पार्टिकल का एंगल थीटा सी है, और इधर इनिशियल डायरेक्शन के साथ m2 मास के पार्टिकल का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा सी। बस इतना चेंज होगा और कोई चेंज इसके अंदर में नहीं होने वाला। तो इस तरीके से ये इक्वेशंस लिखो जल्दी से, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा नाम दूं मैं, 11, और इसको नाम दे देता हूं 12। ओके, 11 और 12 यहां तक कर लो। तो इसको 12 मत दो, इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है कोस पाई माइनस थीटा सी कितना हो जाएगा, तो 10 थीटा 2l बराबर साइन थीटा सी डिवाइड बाई, देखो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस पाई कोस थीटा सी, और कोस पाई की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा कोस थीटा सी माइनस, ओके, और फिर प्लस साइन पाई की वैल्यू 0, तो आगे वाली टर्म 0 और प्लस गामा। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गामा नहीं आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा वो वाला टर्म, और वो वाला टर्म क्या था, देखो यहाँ पे हमारे पास अपोन में क्या आ रहा था, ये V1L डिवाइड बाई V1 प्राइम सी, तो ये आएगा V1L डिवाइड बाई V2 प्राइम सी, V1L डिवाइड बाई V2 प्राइम सी आ जाएगा, V1L डिवाइड बाई V2 प्राइम सी। और फिर हम ये कहेंगे V2 प्राइम सी बराबर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से V2C फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन इलास्टिक स्कैटरिंग, फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, फॉर जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था, टोटल एनर्जी बिफोर स्कैटरिंग इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग करेंगे तो वापस वही रिजल्ट आएगा, फ्रॉम इलास्टिक स्कैटरिंग कंसेप्ट। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा V1L कितना आया था पहले, V1L यहाँ पे साथ में आएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 भी आएगा, ये आएगा VCM आएगा, VCM डिवाइड बाई V2C प्राइम, VCM डिवाइड बाई V2C प्राइम आएगा, VCM। और VCM की वैल्यू तुम्हें पता है M1 V1 L अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे किसकी, V2C प्राइम की, 1 अपॉन V2C प्राइम किसके बराबर होगा, V2C के बराबर, और V2C की वैल्यू और लिख देते हैं, तो ये 10 थीटा 2L बराबर साइन थीटा सी डिवाइड बाई आ जाएगा माइनस का कोस ऑफ थीटा सी, और प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1L, और डिवाइड बाई V2C कितना होगा, V2C तुम्हारे पास होगा V1L इंटू M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो ये M1 से M1 कैंसिल आउट, M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कैंसिल आउट। वैल्यू देख लो, V2C हमने पहले निकाला हुआ है ऊपर, V2C हमने निकाला हुआ है, V2C हमने कहाँ निकाला था, ये V1C है, ये V2C है,
माइनस का M1 V1L अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये V2C की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो वैल्यू रखने के बाद मेरे पास कितना आएगा देखो, तो वैल्यू रख दी हमने। और यहाँ से अपने पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाए, ये V1L से V1L कैंसिल आउट हो जाएगा और अब हम देखेंगे ये 1 हो जाएगा पूरा। तो टेन थीटा 2L ये मेरे पास निकल के आएगा साइन ऑफ थीटा C डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा C। और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा C बाई 2 कोस थीटा C बाई 2 डिवाइड बाई, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा C बाई 2। ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? कोस थीटा C को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा C बाई 2, बस ये लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई सी से थीटा 2 बाई सी से साइन थीटा 2 बाई सी कैंसिल, और यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा टेन थीटा 2L बराबर कोट थीटा C बाई 2। और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा 2L बराबर टेन, और इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा C बाई 2। तो ये कोट थीटा C बाई 2 टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला में लगा दिया, यानी टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा टेन थीटा 2L बराबर टेन, और यहाँ पे थीटा 2L लिख देता हूँ सीधा सीधा। टेन से टेन को टेन इनवर्स कर दिया दोनों तरफ, तो थीटा 2L किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा C बाई 2। ये इक्वेशन नंबर कह दो 13। ओके, यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चल सकते हैं। अब एनर्जी कैलकुलेट करें। एनर्जी इन लैब फ्रेम, एनर्जी इन लैब फ्रेम। तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी लैब फ्रेम में, केवल एक पार्टिकल, पहले वाला पार्टिकल था वो मूविंग स्टेट में था, तो ये EL वो तुम्हारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 V1L स्क्वायर। और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी तो 0 थी, तो लैब फ्रेम में हो गई एनर्जी इन बिफोर कोलिजन है ये, बिफोर स्कैटरिंग। और हमें पता है कि इलास्टिक स्कैटरिंग है, तो आफ्टर स्कैटरिंग भी टोटल एनर्जी इतनी ही रहनी चाहिए। एनर्जी इन CM फ्रेम, CM फ्रेम में पहले EC बराबर हाफ M V1C स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2C स्क्वायर आएगा। ओके, और V1C और V2C की वैल्यू रख दें, कितना आ जाएगा देखना ध्यान से। EC बराबर हाफ M1
और V1C कितना था, V1C M2 इंटू V2L M2 इंटू V1L, M2 इंटू V1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और इसका होल स्क्वायर और प्लस हाफ M2, और ये माइनस में आएगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ऐसे। और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो E इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू हाफ, यहां से इतना आ जाएगा M1 M2 स्क्वायर V1L स्क्वायर डिवाइड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर और प्लस हाफ, यहाँ से आ जाएगा M2 M1 स्क्वायर V1L स्क्वायर डिवाइड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, हाफ M1 M2 M2 V1L का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से तुम्हारे पास M1 प्लस M2, यहाँ पे M1 आएगा और यहाँ पे M2 आएगा, तो M1 प्लस M2 का एक होल स्क्वायर है, उससे तुम्हारे पास एक M1 M2 कट जाएगा, और यहाँ पे फाइनली तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, E इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1L का होल स्क्वायर, और ये बेसिकली तुम्हारे पास EC सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हाफ म्यू रिड्यूस मास हो गया टू V1L स्क्वायर। देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रिड्यूस मास की टर्म में आ रही थी, और यहाँ पे लेब फ्रेम में तुम्हारे पास एनर्जी कितनी आ रही थी वो देख रहे थे, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, दोनों ही फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी कर ली और लेब फ्रेम में भी कर ली। ओके, गामा हमारे पास M1 प्लस M1 अपॉन M2 था, हम थोड़ा सा डिस्कशन इसमें और करना चाहेंगे, और एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं यहीं पे इसको करवा देता हूँ। तो ये लेब फ्रेम की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम की एनर्जी, बस हम इसको मिनिमाइज करता हूँ, फिर इसको नोट कर लो एक बार। ये लेब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम की एनर्जीज क्या क्या है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद कुछ एस्पेक्ट्स इसके और देख लेते हैं, एक दो एस्पेक्ट और हैं। ओके, यहां से देखो हमारे पास दो इक्वेशन आई हुई है। पहली इक्वेशन हमारे पास है tan θ1L बराबर साइन θc डिवाइड बाई कोस θc प्लस M1 अपॉन M2, और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास थी, इनको इक्वेशन नंबर जो था वही यूज कर लेना, θ2L बराबर π/2 माइनस θc/2। अब यहाँ पे पहला केस लेते हैं, केस 1, और वो केस क्या है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, ऐसा केस हमने ले लिया।
ठीक है, तो उस केस में m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, m1 बहुत ज़्यादा है, m1 सॉरी m1 लेस ले लेते हैं, तो ये वाली टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। ऐसा केस हो जाए m1 इज लेस देन m2, तो m1 अपॉन m2 इज नियरली इक्वल टू 0, तो उस केस में टेन थीटा 1l ये लगभग बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा सी, तो थीटा 1l इज इक्वल टू थीटा सी, यानी कि कोई स्केटरिंग नहीं होगी, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। थीटा सी और थीटा 1l और थीटा सी एक ही डायरेक्शन है, इसका मतलब पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, देयर विल बी नो स्केटरिंग। ओके, और सेकंड केस, सेकंड केस यहां पे देखूं, सेकंड केस अगर m1 बराबर m2 हो जाए, तब देखो क्या हो सकता है। m1 बराबर अगर m2 कर दिया, तो उस केस में अपने पास ये वाली जो इक्वेशन आएगी टेन थीटा वन एल बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा सी डिवाइड बाई कोस थीटा सी प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा सी बाई 2 कोस थीटा सी बाई 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा सी बाई 2 माइनस 1 और प्लस 1, से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कोस थीटा सी बाई 2 से कोस थीटा सी बाई 2 कट जाएगा, और यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, टेन थीटा 1l बराबर टेन थीटा सी बाई 2, और यहाँ से थीटा 1l बराबर थीटा सी बाई 2 आ जाएगा। ओके, और ऐसा आ गया, तो हमारे पास जो दूसरा केस था, ये दूसरा वाला पार्ट हमने लिया था, इसको देखो, ये वाला, इसमें ये वैल्यू रखें थीटा 2l बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा सी बाई 2, और थीटा 2l कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा सी बाई 2, और थीटा सी बाई 2 कितना है, थीटा 1l, ध्यान देना, थीटा 2l बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा सी बाई 2, इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे, थीटा 2l बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा सी बाई 2 ये है, और यहाँ पे थीटा सी बाई 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा 1l, तो थीटा 2l बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा 1l, और दैट इम्प्लाइज थीटा 2l माइनस थीटा 1l बराबर पाई बाई 2, यानी कि तो लेब फ्रेम में पार्टिकल अगर सेम मास में चलते हैं, तो मैक्सिमम एंगल दोनों के बीच का जो होगा थीटा 2l और थीटा 1l का जो डिफरेंस होगा वो पाई बाई 2 होगा, डेफिनेटली पाई बाई 2 डिफरेंस होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, यानी कि दोनों पार्टिकल स्केटर्ड होने के बाद एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे मूव करेंगे, ये स्केटरिंग की कंडीशन है। और
यहाँ पे हमने जो डिस्कशन किया है उस डिस्कशन का जो मेन इम्पोर्टेंट जो एम है वो ये है कि हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इस डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू लेब फ्रेम में अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम कैलकुलेट करें तो लेब फ्रेम के साथ उसका क्या रिलेशन है ना। ठीक, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें और लेब फ्रेम में अगर हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो उन दोनों का रिलेशन अगर हमें पता चल जाए तो फिर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके लेब फ्रेम में से डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये मेरा अल्टीमेट एम है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हमने ये देखा कि θ1L इज इक्वल टू θc पहले वाले केस के लिए, कि दूसरा वाला पार्टिकल मासिव है और पहले वाला पार्टिकल बहुत छोटा है। तो यहाँ से ये पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा और हमें पता चला कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो θ1L का मतलब इधर वाला जो पार्टिकल जा रहा था ये पहले वाला पार्टिकल आफ्टर स्कैटरिंग इस डायरेक्शन में जाएगा और बड़े वाला इस डायरेक्शन में जाएगा। तो θ1L ये वैल्यू θ1L थी और ये वैल्यू θ2L थी। और यही कंडीशन अगर हम लेब फ्रेम में देखें, ये बड़ा पार्टिकल ये छोटा पार्टिकल और ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर जा रहा है आफ्टर स्कैटरिंग, ये बड़े वाला पार्टिकल इधर इस वाले रूट से, छोटे वाला पार्टिकल इधर इस वाले रूट से, ये तुम्हारे पास θc है। ओके, तो θ1L और θc एक ही डायरेक्शन में आ गए दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई रिलेशन ही नहीं आया, दोनों के अंदर सेम बराबर बराबर हो गए और बराबर बराबर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हेवी पार्टिकल है, ये बहुत स्मॉल मास का पार्टिकल है, तो ये यहाँ से स्कैटर्ड होके इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, तो ये इधर की तरफ स्कैटर्ड नहीं होगा, θ2L नहीं आएगा, 0 आएगा। और ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, जब दोनों मास सेम है तो जो डिफरेंस आएगा लेब फ्रेम में, जो दोनों का एंगल का डिफरेंस आएगा और उसके बीच का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कल की क्लास में ये देखेंगे कि जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो लेब फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितना कितना, उनमें बीच में क्या रिलेशन है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या आती है और लेब फ्रेम में क्या आती है। तो दोनों के बीच का रिलेशन एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास को थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देखना, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रख के पढ़ने की ज़रूरत है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का कंसेप्ट तुम लोगों ने बीएससी में भी पढ़ा होगा और एमएससी में ये बहुत यूजफुल भी है। और सेंटर ऑफ रिड्यूस मास का कंसेप्ट हम अगली क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके।